ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग। नमस्कार, भूपेश आनंद। चैप्टर नंबर 10, लेक्चर नंबर 3, लास्ट लेक्चर है बेटे। और लास्ट लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल है। पूरा चैप्टर 10 ही थोड़ा सा टेक्निकल था। एज आई हैव डिस्कस दैट द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिस्क रिटर्न एंड परफॉर्मेंस मेजर्स। पहले 9 चैप्टर्स अगर आप देखें तो वो थ्योरी ओरिएंटेड थे थोड़े से ज्यादा। मैंने उनको रियलिटी में प्रैक्टिकल टच दिया, बट चैप्टर 10 है ही थोड़ा सा प्रैक्टिकल। तो आपका ध्यान से बैठना मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बड़ी सारी नई नई बातों को आज सीखने जाएंगे और इन बातों को लाइफ में आगे लेके चलेंगे। बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि यार moneycontrol.com से रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे म्यूचुअल फंड का, एडवाइजर खोज से कैसे जाएंगे, mfindia.com से कैसे आप परफॉर्मेंस चेक करेंगे म्यूचुअल फंड की अलग अलग स्कीम्स की, वाई दे हैव कैलकुलेटेड CAGR, वाई कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इज देयर, एंड यू नो व्हाट आर द ग्राफ्स। जब तक आपको खुद ही क्लियर नहीं होगा आप कैसे अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आज का ये जो लेक्चर है इन्हीं बातों पे आधारित है, सत्य घटनाओं पे आधारित। आप जल्दी से अपना रजिस्टर ओपन करें। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, तीनों लेक्चर अगर आपने देखा होगा थोड़े से लंबे समय के थे। आज का इतना लंबा नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। आपका रजिस्टर ओपन करना, कमर सीधी करके बैठना, मोबाइल फोन बंद करना, लैपटॉप डेस्कटॉप में देखना मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऊपर हेडिंग लिखिए जी, ग्रेट मॉर्निंग। मटका निकल रहा है जी चैप्टर नंबर 3 का, और उस मटके में से एक चीज आ रही है रिस्क की, दूसरी आ रही है रिटर्न की, और तीसरी आ रही है परफॉर्मेंस ऑफ फंड्स की। I think I have discussed a huge, in regard to risk, in regard to general risk, in regard to specific risks, in regard to how you will manage those risks. And then in the last lecture, I discussed so many things other related with risk, return and performance. तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ग्रोथ स्टॉक की बात बताई थी, वैल्यू स्टॉक की बात बताई थी, रेशियोज की बात बताई थी, फंडामेंटल एनालिसिस की बात बताई थी, टेक्निकल एनालिसिस की बात बताई थी। और उस फंडामेंटल एनालिसिस में व्हाट आर दो 6 रेशियोज बार बार आपके पेपर में आती हैं। आप मतलब ये समझ लीजिए ना कि अगर आप क्लाइंट को बताएंगे कि इसका ईपीएस इतना, इसकी प्राइस अर्निंग रेशियो इतनी है, इसकी प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो इतनी है, इसका बुक वैल्यू पर शेयर इतना है, इसका प्राइस टू बुक वैल्यू इतना है, इसका डिविडेंड यील्ड इतना है, वो वैसे ही इंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं है ये सारी बातें। आपने उनके नाम लिए, कैलकुलेट करके बताया, एडवाइजर खोज से दिखा दिया, मनी कंट्रोल से दिखा दिया। वो अब हम टेक्निक्स बताएंगे जब आपके पास ARN नंबर आ जाएगा। तो हम एक अलग से एक हमने सॉफ्टवेयर पैकेज निकाला है जिसमें हम आपकी पूरी हेल्प करने वाले हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए अपने धंधे को बढ़ाने के लिए। मैं अभी चाहता हूं कि आपके एग्जामिनेशन को पास करने के लिए इंपॉर्टेंट खाली एक ऑब्जेक्टिव रहे। लेक्चर नंबर 3 की बात कर रहे हैं। कमर सीधी करके बैठना है बेटे, ढीले बैठे तो कसम होगी आपकी, सही बता रहा हूं बेटा, ढीला नहीं बैठ रहे, कमर सीधी करके बैठना। रिटर्न की बातें करेंगे। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कहते हैं हम बोलते बहुत कुछ हैं लेकिन करके दिखाना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होकर दिखाना है, इसी ईयर में क्लाइंट्स को लेकर दिखाना है। आप 10, 12, 15 क्लाइंट्स इसी ईयर में हर महीने का टारगेट बनाइए कि मेरे को हर महीने कम से कम 5-10 क्लाइंट ऐड करने ही करने हैं। नहीं तो उससे पहले मैंने घूमने नहीं जाना, मूवी नहीं देखनी, रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जाऊंगा। अगर नो डाउट आपके पास पैसे होंगे, लेकिन आप अपने लिए टारगेट बनाइए कि मैं वो, हम जनरली आफ्टर ARN के बाद बताते हैं कि आपको कैसे अपनी लाइफ में करना है। मेरी कहानी शुरू होने वाली है बेटे। आज मैंने हिंदी में लिख दिया। कुछ बच्चे कहते हैं कि हिंदी में बताओ, तो मैंने लिखा, बचपन से आप एक कहानी सुनते आए हैं, एक था राजा एक थी रानी, दोनों नहीं मरे बेटे, दोनों की शादी हुई, प्यार हुआ और आगे दुनिया चली। तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको उस कहानी की तरफ लेके जा रहे वाला हूं कि भाई आप जब एक म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को कैलकुलेट करेंगे, म्यूचुअल फंड के रिस्क को कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे, कौन से टूल्स हैं। और उससे पहले मैं आज आपको सबसे पहले रिवीजन कराने वाला हूं बेटा। लेक्चर 2 थोड़ा सा हैवी था, मुझे पता है, बिकॉज वो सारे बातें एक साथ नहीं कवर करता तो आपको शायद लॉजिकली समझ में नहीं आता। इसलिए मैं थोड़ा सा रिवीजन 2 का जो लास्ट आखिरी के 10-12 मिनट थे, मैं अभी 1-2 मिनट में उसको रिवाइज करा दूंगा। और उसके बाद आज न्यू लर्निंग ऑब्जेक्टिव है बेटे, हाउ टू मेजर द रिस्क, हाउ टू मेजर द रिटर्न। रिटर्न को कैसे मेजर करें, सिंपल रिटर्न क्या होता है, एनुअलाइज रिटर्न क्या होता है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रिटर्न क्या होता है, हाउ टू कैलकुलेट दैट, उसकी कैलकुलेशंस को सीखेंगे। एंड देन वी विल बी कैलकुलेटिंग रिस्क। आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, मैं जान के कराऊंगा कि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए।
है ना। और लास्ट में हम यहाँ पर पोर्टफोलियो बिल्डिंग अप्रोच सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मुझे बताने हैं। फर्स्ट इज द रिवीजन पार्ट, सेकंड इज अ पोर्टफोलियो बिल्डिंग अप्रोच, थर्ड इज द मेजरमेंट ऑफ रिटर्न, एंड द लास्ट वन इज फोर्थ इज मेजरमेंट ऑफ रिस्क। बिल्कुल ध्यान से बेटे, सच कह रहा हूं, मैंने दिल से आज आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको पूरा बताऊंगा। आप बस इसको एक यूट्यूब नॉर्मल लेक्चर मत मानना यार। आ जाओ, आओ, मैं भूपेश आनंद अभी जो बताने जा रहा हूं दैट इज रिवीजन ऑफ लेक्चर नंबर 2। थोड़ा सा पार्ट रिवाइज कर रहा हूं बेटे। स्टॉक हमने देखे थे लास्ट क्लास में, लेक्चर 2 में, दैट देयर आर सम ग्रोथ स्टॉक्स, देयर आर सम वैल्यू स्टॉक्स। अच्छा, उसके साथ साथ और भी बड़े सारे स्टॉक्स होते हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स भी होते हैं, है ना। उसके बाद ब्लू चिप के साथ साथ कई बार सर्कुलेटिंग स्टॉक्स होते हैं, कई दोस्तों देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स। तो मैं आज पहले आपको वो अलग अलग तरह के जो स्टॉक्स होते हैं, बिकॉज एज अ फंड मैनेजर, है ना, एज अ फंड मैनेजर एंड एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर तो यू शुड बी अवेयर ऑफ कि स्टॉक का फीचर क्या है। पाव भाजी खाते हैं तो पाव भाजी का फीचर होता है, मसाला डोसा खाते हैं तो मसाला डोसा के फीचर्स होते हैं, है ना, चाउमीन खाते हैं तो चाउमीन, मोमोज खाते हैं, बेटा सबका अलग अलग फीचर है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन से फीचर वाली चीज आपको खानी है। इट मीन्स आपको ये तो बताओ मेन्यू में ये तो बताओ कि हाउ मेनी थिंग्स आर अवेलेबल टू यू इन दिस रेस्टोरेंट। So, my dear friends, as a mutual fund distributor, as a fund manager, as an investor, I should be aware of that these are the different options which are available in the types of stocks. तो आप सभी फर्स्ट पार्ट लिख रहे हैं, हेडिंग लिख रहे हैं टाइप्स ऑफ स्टॉक्स, टाइप्स ऑफ स्टॉक्स, टाइप्स ऑफ स्टॉक्स। पहला तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, लेकिन फिर भी लिख रहे हैं, आप मेरे हैं मैं आपका हूं, आप लिख रहे हैं ग्रोथ स्टॉक्स। ग्रोथ का मतलब यह है कि जो आपको लग रहा है कि आने वाले भविष्य में ग्रो करेंगे। इसका मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि इनका भी अर्निंग और बढ़ेगा, आज कम है, जितनी भी है भविष्य में और बढ़ जाएंगे, ये पैसे इनके और बढ़ेंगे, और आप उस स्टॉक के लिए ज्यादा पैसे देने को आज तैयार हो जाओगे एज ए इन्वेस्टर। आप सोचो ना, आप लॉजिकली सोचो कि जो मैं बोल रहा हूं क्या वो ऐसा होगा, आपके मन में ऐसा आएगा या नहीं आएगा, तो आपको ज्यादा चीजें रिलेट कर पाएंगे। मैंने कहा ग्रोथ स्टॉक वो वाले स्टॉक्स होते हैं जिनका भविष्य उज्जवल होता है, जिसमें आज आपको लग रहा है कि आने वाला समय बहुत बढ़िया रहने वाला है, जिसमें आज आपको ऐसा लग रहा है कि भाई फ्यूचर में इनकी वैल्यू और बढ़ेगी, इसमें अर्निंग और होगी, तो आज आप हाई प्राइस अर्निंग रेशो देने के लिए भी तैयार रहते हो। आज आप आप इनकी हाई प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशो देने के लिए भी रेडी रहते हो। तो मैं आज आपसे यही बात करने वाला हूं। आप लिखिए जी, दो स्टॉक्स विच आर लाइकली टू ग्रो मच फास्टर देन द इकोनॉमी। सबसे सिंपल सी अच्छी सी बात, अदानी का स्टॉक की मैं एग्जांपल दूंगा। इकोनॉमी बढ़ रही है 10% से, बट एक पर्टिकुलर स्टॉक 20% से बढ़ रहा है, 25 से बढ़ रहा है, 30 से बढ़ रहा है, तो मैं कहूंगा अदानी का स्टॉक एग्जांपल के लिए इज अ ग्रोथ स्टॉक बिकॉज इट इज ग्रोइंग एट अ मोर फास्टर रेट एज कंपेयर टू नॉर्मल। तो मैंने लिखा ग्रोथ स्टॉक, दो स्टॉक्स विच आर लाइकली टू ग्रो मच फास्टर देन द इकोनॉमी, उन स्टॉक्स का नाम है ग्रोथ स्टॉक्स। इनके कुछ फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे मैं आपकी आंख भी बंद कर दूं और आपके मुंह में डालूं पाव भाजी और आपको बोलूं बताओ क्या खाया था, तो आप बता पाएंगे पाव भाजी, क्योंकि पाव भाजी के फीचर्स आपको पता है। सिमिलरली ग्रोथ स्टॉक के भी कुछ फीचर्स होते हैं। बेटे पीपीटी से तो कराऊंगा ही, पीपीटी से खाली दिखाकर बोलकर आपको समझ आने वाला ही नहीं है। आज का लेक्चर मैंने कहा ना टेक्निकल है, आज लिखना जरूरी है। आप लिखिए फीचर्स ऑफ ग्रोथ स्टॉक। ग्रोथ स्टॉक के फीचर्स क्या हैं? पहला फीचर है हाई प्राइस अर्निंग रेशो। वी हैव डिस्कस्ड व्हाट आई मीन बाय प्राइस अर्निंग रेशो, आई विल नॉट डिस्कस टुडे। And high price earning growth ratio, I have discussed what I mean by price earning growth ratio and what are the formulas for that, we have already seen that. Low ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो फंड मैनेजर्स ग्रोथ स्टॉक को रखते हैं अपने पास, अपनी किट्टी में, अपने पोर्टफोलियो में, मतलब लार्ज कैप स्कीम है या मिड कैप स्कीम है या स्मॉल कैप है, उसमें वो ग्रोथ स्टॉक को रख रहे हैं, तो इसका मतलब दे आर ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इनका स्टाइल जो है वो ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने एग्जांपल दिखा अदानी।
मैंने लिखा इन्फोसिस, मैंने लिखा रिलायंस, इन सभी के स्टॉक्स जो हम मानते हैं कि ग्रोथ स्टॉक्स हैं, क्योंकि इनका भविष्य अभी और उज्जवल है, इनकी अभी कमाई और होगी, तो आप इसमें आज ज्यादा पैसे देने को लिए भी तैयार हो। अब आप एज ए फंड मैनेजर जब ऐसा पोर्टफोलियो बनाते हो जिसमें ग्रोथ स्टॉक होता है, तो आप, हम कहेंगे आपका एक स्टाइल है। जैसे आप कहीं मूवी में देख रहे हैं या आप कहीं किसी पार्टी में जाते हो तो आपका एक अलग स्टाइल से जाते हो, है ना। घर में रहते हो तो अलग स्टाइल से रहते हो। सिमिलरली ऐसे फंड मैनेजर्स जो ज्यादा ग्रोथ स्टॉक को रखते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बेटे पहली कैटेगरी सबको समझ आ गई। दूसरी वैल्यू स्टॉक। अभी आ रहा हूं बेटे, पीपीटी में आ रहा हूं, वर्कबुक में आ रहा हूं, पहले 4-5 मिनट मेरी बात तो सुन लो, बीच में बार बार टोक देते हो, कमर सीधी नहीं करते। सच में कह रहा हूं, थप्पड़ मार दूंगा। आप अब ध्यान से मेरी बात को सुनो। वैल्यू स्टॉक, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ऐसे स्टॉक्स जो आज आपको लग नहीं रहा कि पता नहीं किसी भी कारण से आपको नहीं लग रहा कि आगे फ्यूचर में ग्रो करेंगे, है ना, बहुत समय के बाद देखेंगे। इसका मतलब आज आप उनमें ज्यादा प्राइस देने के लिए तैयार नहीं हो। इसका मतलब ऐसे स्टॉक्स जो आज कम पैसे में मिल रहे हैं जबकि उनकी बुक वैल्यू बहुत ज्यादा है, आज अगर ये कंपनी लिक्विडेट हो जाए तो इसका एक शेयर होल्डर को उसकी कंपनी की लिक्विडेशन में ज्यादा पैसे मिलेंगे जितने उसने मार्केट में पे किए हैं। They have the worth, they have the value, but they are not representing in that market, you know, and those stocks are named as value stocks. आज ये कम पैसे में मिल रहे हैं। तो ऐसे फंड मैनेजर्स जो वैल्यू स्टॉक को रख लेते हैं अपनी किट्टी में, हम कहते हैं दे आर कैटेगराइज्ड एज वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो लिखेंगे बेटे विच आर वैल्यूड लोअर। वैल्यूड लोअर का मतलब उसको बायर्स और सेलर्स इतना रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। विच आर वैल्यूड लोअर, लो प्राइस अर्निंग रेशो, लो प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशो, high book value per share, as we have seen in the last lecture. When I say book value, I mean net worth divided by number of equity shares. When I say net worth, it means assets minus liabilities. When assets are more than liabilities, then it is a case of net worth. ये बताया हुआ बेटे मैंने लास्ट लेक्चर में। नेट वर्थ का मतलब है लेनदारी में से देनदारी कम कर दें तो नेट लेनदारी जो बच गई भाग कर देंगे इससे नंबर ऑफ शेयर से, तो बुक वैल्यू तो है बट मार्केट में उसका वैल्यू नहीं है। इसका मतलब लॉन्ग रन में आपको लग रहा है पैसे मिलेंगे। हाई डिविडेंड यील्ड रेशो, इट मींस दोज फंड मैनेजर्स हु थिंक दैट दे विल, दीज स्टॉक्स विल गिव यू रिटर्न इन द लॉन्गर पीरियड are named as value stocks and this style is named as value investment style। ये आई थिंक आपने ये दोनों बातें लास्ट लेक्चर में की हैं, लेकिन अब जो बताने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ स्टॉक्स ही हैं। आपने लास्ट लेक्चर में मैंने बताया नहीं था, खाली एक स्लाइड बना दी थी, वो भी दिखाई भी नहीं थी। मैंने दोबारा से आज बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटे। कुछ स्टॉक्स को हम बोलते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स। जैसे लार्ज कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं, तो ब्लू चिप स्टॉक्स ऐसे कौन से होंगे जो ब्लू चिप स्टॉक्स, जिन्होंने मतलब मैं कहता हूं जॉनसन एंड जॉनसन, नेस्ले, हिंदुस्तान लिवर, कोका कोला, पेप्सी। अब जैसे ही मैंने इन कंपनीज के नाम लिए ना, आपके मन में एक इन कंपनीज के लिए रेपुटेशन आ गई, आपके मन में इन कंपनीज के लिए विश्वास आ गया। आपने इन कंपनीज को बचपन से देखा है, ये कंपनीज ने पिछले कितने वर्षों से अच्छा काम किया है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की है और आपको लगता है फ्यूचर में भी अच्छे करेंगे। इसका मतलब ऐसे लार्ज कैप स्टॉक्स को हम बोलते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स। तो आप लिखिए ब्लू चिप स्टॉक्स में लिखिए लार्ज कैप स्टॉक्स विद अ सॉलिड हिस्ट्री ऑफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ। मैंने एग्जांपल दिए यार, लिखो ना एग्जांपल। कोका कोला लिखो ना, जेके सीमेंट लिखो ना, बांगड़ सीमेंट लिखो ना, अपोलो टायर लिखो ना, एचपी लिखो ना, हिंदुस्तान लीवर लिखो ना। जब तक आप रियलिटी से रिलेट नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा। क्लाइंट के सामने बैठते हैं, ये सारे नाम आपको रटे होने चाहिए, वो ज्यादा इंप्रेस होगा। ठीक है, अभी हम वो लेक्चर्स में बताएंगे। आई थिंक थर्ड स्टॉक सबने लिख लिया, ब्लू चिप स्टॉक। अच्छा जी, फोर्थ लिखो जी डिविडेंड स्टॉक। बेटे कुछ ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं जो डिविडेंड ज्यादा देते हैं, जैसे कोल इंडिया का है ना, जैसे रिलायंस का। दे आर वेरी वेरी गुड पे मास्टर्स। ऐसे स्टॉक्स दोज हु आर रेडी टू पे डिविडेंड। तो यहाँ पे लिखे स्टॉक्स विद ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ पेइंग आउट रेगुलर डिविडेंड। भैया आप ये बताओ, फ्यूचर टेंस पास्ट टेंस में रिलेट करता है ना। आपके 10th क्लास के प्री बोर्ड में कितने मार्क्स आए थे, तभी तो डिपेंड करेगा कि आपके 10th के बोर्ड में कितने आए। कैसे पता चलेगा? पास्ट टेंस में कैसे रिकॉर्ड किया? तो पास्ट टेंस में कुछ कंपनीज डिविडेंड देती आ रही हैं, रिलायंस देती आ रही है, मान ले रहे हैं,
कोल इंडिया, वेदांता, अदानी, इन्फोसिस। अब मैंने नाम लिया ना तो आप इंप्रेस हो गए, बेटे नाम रटे होने चाहिए कि कौन सी कंपनीज डिविडेंड देती हैं। तो ऐसे स्टॉक को अगर हम अपनी किट्टी में रखते हैं, अपने झुंड में रखते हैं, अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, तो मैं कहूंगा ये स्टॉक है डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। नेक्स्ट है बेटे डिफेंसिव स्टॉक्स। डिफेंसिव का मतलब है कि भाई मार्केट में आग लगती है, लग जाए हमारी बला से, कुछ भी होता हो जाए, कुछ भी होता हो जाएगी, हमें मतलब नहीं है। हम कह रहे हैं कि भाई मार्केट से इतनी ज्यादा मूवमेंट से इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब ये जो स्टॉक है ये लेस सेंसिटिव है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मार्केट का एक शेयर अचीव कर लिया है, तो लेस सेंसिटिव है। इसका मतलब दोज आर नेम्ड एज डिफेंसिव स्टॉक्स। So if in a kitty, if the fund manager selects these types of stocks, कि भाई चाहे आग लगती है लग जाए, चाहे पानी आता है आ जाए, हम फिर भी सेफ रहने वाले हैं, तो इसको बोलते हैं बेटे डिफेंसिव स्टॉक्स। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टॉक की बात करें तो साइक्लिकल स्टॉक्स। बेटे दुनिया इस समय साइकिल पे चल रही है। साइकिल मतलब ऊपर नीचे, मतलब कभी ऊपर बूम आएगा, फिर रिसेशन आएगा, फिर रिकवरी होगी, फिर बूम आएगा, फिर रिसेशन आएगा, फिर रिकवरी होगी, फिर बूम आएगा, फिर रिसेशन आएगा। इट मींस देयर विल बी अ कांस्टेंट मूवमेंट। आपके मन में भी जो विचार आ रहे हैं बार बार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, बदलते जा रहे हैं यार, ऐसे इकोनॉमी है। इट मींस जो स्टॉक्स इकोनॉमी के साथ साथ मूव करते हैं, मार्केट अगर साइक्लिकली स्ट्रांग है तो ये स्ट्रांग हो जाएंगे, रिसेशन है तो ये गिर जाएंगे। इनको बोलते हैं बेटा साइक्लिकल स्टॉक्स। लिख लें विच आर अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन द इकोनॉमी। पेनी स्टॉक्स, मतलब पेनी का मतलब ही होता है छोटे छोटे स्टॉक्स जो 10 रुपए से भी कम की वैल्यू रखते हैं, मरे मराए छोटे छोटे, उनको बोलते हैं बेटे पेनी स्टॉक्स। मैं फिर रिपीट करता हूं, मैंने ग्रोथ स्टॉक बताया, वैल्यू स्टॉक बताया, बड़े इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ स्टॉक वैल्यू स्टॉक आप करेंगे तो आपको फायदा रहेगा। उसके बाद मैंने बताया ब्लू चिप स्टॉक्स, डिविडेंड स्टॉक्स, डिफेंसिव स्टॉक्स, फिर मैंने बताया आपको साइक्लिकल स्टॉक, पेनी स्टॉक्स। यहां पर मेरी रिवीजन कंप्लीट हो गई लेक्चर नंबर 2 की, और आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अभी मैं दिखाने वाला हूं वर्कबुक से। आइए मैं पहले दिखाई दूं। आपको लगता ना कि मैं शायद नहीं बताता, तो आइए बेटे मैं पहली बात तो यहीं पे करा दूंगा। बेटे छोड़ो ना, मैं अब आपसे बात ही नहीं करता ना बेटे, मैं तो सबसे पहले आपको आपकी वर्कबुक में लेके जाऊंगा। और देखिए देखिए देखिए, आपके लिए मैं भूपेश आनंद आज आपके लिए यहां पर आ चुका हूं। यहां देखिए ना, ये देखिए इन्वेस्टमेंट स्टाइल। अब इन्होंने इतने बड़े बड़े पैराग्राफ लिख दिए इन्वेस्टमेंट स्टाइल के, ग्रोथ स्टाइल, वैल्यू स्टाइल, पता नहीं क्या क्या लिख दिया। मैंने आपको बताया ग्रोथ स्टाइल क्या होता है। ऐसे फंड मैनेजर्स दोज हु कीप इन देयर किटी द ग्रोथ स्टॉक्स, एंड आई हैव टोल्ड यू व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ग्रोथ स्टॉक। फ्रूट एंड नट चॉकलेट खाएंगे तो उसका टेस्ट अलग होता है, नॉर्मल चॉकलेट खाएंगे तो अलग होता है, डार्क चॉकलेट का अलग होता है ना, क्रिस्पी का अलग होता है, किट कैट का अलग होता है। सिमिलरली ग्रोथ स्टॉक के फीचर्स अलग हैं, वैल्यू स्टॉक के फीचर्स अलग हैं। बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप इसको पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, पढ़ने की वैसे कोई जरूरत भी नहीं है। आपको मैंने उतना बता दिया जो क्लाइंट भी आपको सेटिस्फाई आप कर सकते हैं। पेपर तो हो ही जाएगा, 50% तो ऐसी की तैसी, क्यों नहीं आएंगे बेटा 50%। नाउ अभी आज के लेक्चर की शुरुआत हो रही है और मैं सबसे पहले आपको ये बताने जा रहा हूं दैट टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद दिस टाइप ऑफ अप्रोच विच इज नेम्ड एज पोर्टफोलियो होल्डिंग अप्रोच, जो टॉप डाउन भी हो सकती है और बॉटम अप भी हो सकती है। टॉप डाउन का मतलब क्या है, ऊपर से नीचे देखना। जैसे आप 5 माला बिल्डिंग में चले गए लिफ्ट से, 5वें माले से आप नीचे की तरफ देख रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप उस बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। एक दोस्त ऊपर खड़ा है, बंटी 5वें माले में, बबली नीचे खड़ी है ग्राउंड फ्लोर में। बबली नीचे से ऊपर देख रही है तो मैं कहूंगा बबली बॉटम अप कर रही है, बॉटम से ऊपर देख रही है, और बंटी टॉप से डाउन देख रहा है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अप्रोचेस माय डियर फ्रेंड्स, बड़ी समझदारी से समझना। It means there are 2 styles as per which the fund manager can, manage their portfolios. One is top down and second is bottom up. कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। टॉप डाउन का मतलब है कि मैं सबसे पहले ये चेक करूंगा कहीं भी जाने से पहले कि उस कंट्री में इन्फ्लेशन कितनी है, उस कंट्री की डेवलपमेंट कितनी है, उस कंट्री की जीडीपी कितनी है, उस कंट्री की पॉलिटिकल मूवमेंट्स कैसी हैं, उस कंट्री के लोग पढ़े लिखे हैं या ऐसे ही हैं,
उस कंट्री में टेक्नोलॉजी कैसी है। इट मींस मैं ऊपर ऊपर की बातों को पहले चेक करूंगा और धीरे 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 नीचे आऊंगा। मुझे दिखा इंडिया और पाकिस्तान में इंडिया ज्यादा अच्छी कंट्री है, इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, इंडिया की डेमोग्राफी पोजीशन अच्छी है, इंडिया की टेक्नोलॉजी अच्छी है, इंडियंस ज़्यादा मेहनती हैं, इंडिया की इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, इंडिया में जीडीपी अच्छी है, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है। तो मैं धीरे धीरे आऊँगा, धीरे धीरे इंडिया में आप धीरे धीरे नीचे आया। फिर मैंने देखा कि इंडिया में कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिकॉज आई एम ए म्यूचुअल फंड मैनेजर, आई एम एएमसी, मेरे को इन्वेस्ट करना है। मैं म्यूचुअल फंड के पॉइंट से सोच रहा हूँ। अब म्यूचुअल फंड वाले सोच रहे हैं कि भाई कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट सेक्टर्स। बैंकिंग सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है, ऑयल सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिकल सेक्टर है, ऑयल सेक्टर है, टायर सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है। बेटे किस सेक्टर में आके इन्वेस्ट करें। मतलब पहले हमने कंट्री देखी, इकोनॉमी देखी, फिर इंडस्ट्री देखी, इंडस्ट्री देखी, इंडस्ट्री देखी। अच्छा मैंने इंडस्ट्री देख ली कि टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। अच्छा अब उस टेक्नोलॉजिकल में इंफोसिस भी है, विप्रो भी है, टीसीएस भी है। कौन सी कंपनी में जाके मैं इन्वेस्ट करूं, दैट इज कंपनी एनालिसिस। बेटे मैंने ऊपर इकोनॉमी से स्टार्ट किया, धीरे धीरे नीचे आया, फिर नीचे आया। इसका नाम है EIC फ्रेमवर्क। क्या बोला मैंने? ई का मतलब इकोनॉमी, आई का मतलब इंडस्ट्री, सी का मतलब कंपनी। EIC एनालिसिस, इसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। इसका मतलब जब फंडामेंटल एनालिस्ट किसी भी सिक्योरिटी को चूज करते हैं तो वो जब EIC फ्रेमवर्क लगाते हैं तो मैं कहूंगा वो फंडामेंटल एनालिस्ट, वो रिसर्च टीम का क्या नाम है, कौन सा स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, टॉप डाउन अप्रोच। बेटे नहीं लिखा ना तो कसम होगी आपको, सच कह रहा हूं बेटे, अगर नहीं लिखा सच में कह रहा हूं बेटे, आप अपना नुकसान करोगे, मेरा तो कोई लॉस है ही नहीं। मैं तो बेटे जो बनना था बन गया। पोर्टफोलियो बिल्डिंग अप्रोच लिखेंगे। आज की थोड़ी सी मेहनत आपको आने वाली पूरी जिंदगी मजे कराएगी। पोर्टफोलियो बिल्डिंग अप्रोच की मैंने 2 ब्रांचेस बनाई, जैसे मैंने बनाई बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे टॉप डाउन अप्रोच, राइट हैंड साइड में लिखेंगे बॉटम अप अप्रोच। पहले टॉप डाउन के लिए लिखेंगे, बॉटम अप बाद में देखेंगे। पहले एक ही अप्रोच लिखेंगे जिससे कि हम कंफ्यूज ना हो। टॉप डाउन में मैंने कहा, सबसे पहले मैंने लिखा फंड मैनेजर, फंड मैनेजर, फंड मैनेजर, फंड मैनेजर, फंड मैनेजर, फंड मैनेजर, फंड मैनेजर अडॉप्ट्स EIC फ्रेमवर्क। पहले इकोनॉमी को चेक करेगा, फिर इंडस्ट्री चेक करेगा, फिर कंपनी चेक करेगा। ई का मतलब इकोनॉमी। इकोनॉमी में हम क्या देखते हैं, जीडीपी, इन्फ्लेशन, पर कैपिटा इनकम, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, डिमांड, यही बात हम देखेंगे। आई में क्या देखते हैं, इंडस्ट्री कौन सी है, सेक्टर कौन सा अच्छा है, कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, फ्यूचर कैसा है। बेटे आपको सब पता है, आप आराम से ये फॉलो कर सकते हैं। मैंने टेक्निकल वर्ड यूज कर दिया EIC, घबराना नहीं है। सी कंपनी एनालिसिस, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ओनरशिप स्ट्रक्चर। भाई अब हमने ये देख लिया कि इंडिया अच्छी है, IT सेक्टर अच्छा है, TCS अच्छी है। तो TCS में हमने क्या देखा, उसका मैनेजमेंट स्टाइल कैसा है, वाइडली हेल्ड है, क्लोजली हेल्ड है, उसके मैनेजमेंट की थॉट प्रोसेस कैसी है। इसका मतलब मैंने ऊपर से नीचे आया, ना कि नीचे से ऊपर गया, इसलिए इसका नाम है टॉप टू बॉटम। बेटे चित्र देखो मैंने कितना प्यारा सा भी, अभी इसके मैंने फ्लो चार्ट भी प्रिपेयर किया, बड़ी अच्छी PPT बनाई है। लेकिन आप देखो ना, मैं सबसे पहले क्या देख रहा हूं, ग्लोबल इकोनॉमी, फिर लोकल इकोनॉमी, पहले दुनिया की इकोनॉमी देख रहा हूँ, फिर इंडिया की इकोनॉमी देख रहा हूँ, फिर इंडिया के सेक्टर्स देख रहा हूँ, इंडस्ट्री देख रहा हूँ, फिर उन सेक्टर्स में से, इंडस्ट्री में से, फिर उसकी स्पेसिफिक कंपनी को देख रहा हूँ। जैसे पॉपकॉर्न खाते हैं ना, सॉफ्टी खाते हैं ना, वेनिला आइसक्रीम, तो बेटे ये वेनिला आइसक्रीम है। आप आइसक्रीम खा रहे हो वेनिला की, और ऊपर मैंने चेरी लगा दी है, आप ये खा के मजे ले रहे हो। मैं भूपेश आनंद, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने यही बातें करने जा रहा हूँ। अब आपने अगर टॉप डाउन अप्रोच लिख लियो, तो अब आप लिखेंगे बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप का मतलब है बबली नीचे खड़ी हुई 5वें माले में जो उसका बंटी है वहां देख रही है। मतलब हम सबसे पहले कंपनी, फंडामेंटल एनालिस्ट, रिसर्च टीम वाले सबसे पहले कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे।
उसमें कोई इशू है उसको अभी छोड़ देंगे, उस इंडस्ट्री में कोई दिक्कत है उसको भी छोड़ देंगे। हमने कंपनी को सिलेक्ट कर लिया, फिर धीरे 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 हम उसका एनालिसिस ऊपर तक लेके जाएंगे। दैट एनालिसिस इज नेम्ड एज बॉटम अप अप्रोच। एक दो लाइनें लिखेंगे, मैं इसकी स्लाइड भी दिखाऊंगा। इट इज ऑपोजिट टू टॉप डाउन अप्रोच। रिसर्च टीम जो फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, दे सिलेक्ट अ गुड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी। वो कहता है हम सबसे पहले तो गुड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी देखेंगे। हम नहीं देख रहे इंडस्ट्री, हम नहीं देख रहे सेक्टर, हम नहीं देख रहे इकोनॉमी, हम नहीं देख रहे ग्लोबल, हम तो नीचे से चलेंगे ऊपर। ठीक है जी। Irrespective of any issue in the company or in the sector, we are not concerned with any issue in the company or in the sector। हमें कोई मतलब नहीं है क्या पता उस इंडस्ट्री का अच्छा ना, कोई बात नहीं, हम पहले कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। वो अलग बात है कि कौन सा स्टाइल बेटर है, अभी हम नहीं देख रहे। आपको पहले स्टाइल का मतलब तो पता होना चाहिए कि भैया ये स्टाइल है, ये वेज मोमोज हैं, ये चिकन मोमोज हैं, ये दूसरे मोमोज हैं, पहले ये तो पता हो, फिर हम देखेंगे कि वेज खाने हैं या चिकन खाने हैं, चिकन नहीं खाने, वो बात की बात है। ये कौन से अच्छे हैं वो बात डिपेंड करता है। ऑल्सो नोन एज स्टॉक पिकिंग अप्रोच। अब ये इसमें एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। बॉटम अप अप्रोच का दूसरा नाम है, जैसे आपके बड़े सारे नाम है, घर का नाम है बिंटी, बंटी, बबली, नेपाली, छोटू, बाहर को दूसरा नाम होगा। ऐसे ही बॉटम अप अप्रोच का एक और नाम है जिसका नाम है स्टॉक पिकिंग अप्रोच। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। स्टॉक पिकिंग अप्रोच। मैं आज अभी आपके सामने ये वाली सारी बातें डिस्कस कर चुका हूं। मैं कुछ आगे चलूंगा। सर आप आगे चलोगे? हाँ बेटे, मैं पहले पीपीटी में दिखा दूंगा और फिर आगे चलूंगा। आओ आओ जी, दिल से दिल लगाओ जी। मैं भूपेश आनंद जी, बड़ी मेहनत आपके लिए की है जी। बेटा ये देखो मैंने इसकी स्लाइड बनाई है, पोर्टफोलियो बिल्डिंग अप्रोच। देयर आर टू अप्रोचेस, वन इज टॉप डाउन एंड सेकंड इज बॉटम अप। आई हैव रिटन दिस EIC नहीं बेटे, मैं खाली स्लाइड से करा के आपके लिए नहीं बेटे, पूरा जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं इतनी मेहनत तो आप 10,000 रुपए लेक्चर के दो तब भी कोई नहीं करेगा यार। इकोनॉमी, इंडस्ट्री, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कंपनी। I have told you so many examples for that, what I mean by economy, what I mean by industry, what I mean by company। और उसके बाद फिर मैंने आपको EIC फ्रेमवर्क भी बताया। टॉप डाउन इकोनॉमी हम पहले देखेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे जाएंगे, इसका नाम है ऊपर से नीचे आना, इसको बोलते हैं टॉप डाउन। नीचे से ऊपर जाना, इसको बोलते हैं बॉटम अप। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दीज टू थिंग्स। अब मैं धीरे धीरे और आगे चल रहा हूं और मुझे जो बताना है बेटे वो ये बताना है, रिटर्न्स की बातें करनी है कि एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट क्या लगता है कि जब वो फंडामेंटल एनालिस्ट उस पर्टिकुलर स्टॉक को या उस पर्टिकुलर स्कीम के लिए उस स्टॉक को चेक कर रहे होंगे, एनालाइज कर रहे होंगे, तो क्या उस स्टॉक से रिटर्न कितना आया उसको भी ध्यान में रखेंगे या नहीं रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। आप ये बताओ ना, एक बच्चे की परफॉर्मेंस आप चेक करते हो, दो दोस्त हैं, एक रामू है एक शामू है, आप ये चेक करोगे ना कि इसने कितने मार्क्स लिए अपनी क्लास में और इसने कितने लिए। मान लेते दोनों बच्चे 6 क्लास के हैं तो कंपेयर करोगे ना, मार्क्स से भी तो काफी हद तक पता चलेगा कि कौन सा बच्चा ज्यादा अच्छा पढ़ाई में। बिल्कुल उसी तरह से मैं आज आपको अभी एडवाइजर खोज साइट पे लेके जाने वाला हूं। मैं वहां पे ये बताऊंगा कि कैसे कंपनीज, जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, जितनी भी स्कीम्स हैं, हाउ एंड व्हाई दे कैलकुलेट कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CAGR, आई विल टेल यू, एंड व्हाट आई मीन बाय रिटर्न। बेटे ये दुनिया में जो भी आप कर रहे हो, आज आप MFD का पेपर कर रहे हो तो यू वांट सम रिटर्न इन योर लाइफ, कि आपको रिटर्न मिलना चाहिए, आपको ट्रायल कमीशन मिलेगी, आप रिटर्न के लिए तो कर रहे हो। तो आप भी बताइए, एज ए इन्वेस्टर, as a mutual fund is an investor, they are investing in somewhere, so they must be expecting a return from that. So today I will be telling you that how returns can be calculated and returns को निकालने के तरीके क्या क्या हैं, कितने तरीके रिटर्न्स को निकालने के, रिटर्न कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी बातों को हम सीखेंगे।
कोई फॉर्मूला रटना नहीं है भूपेश, आनंद आपको सब कुछ बताएगा। पहले आप मेरी कहानी को सुनेंगे और धीरे धीरे हम आगे चलेंगे। मैंने ऊपर लिख भी दिया मेजर्स ऑफ रिटर्न। सो एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट, एज व्हेनेवर यू वांट टू पिक द स्टॉक, यू शुड कैलकुलेट द रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या है कि मैंने जो पैसे लगाए उसके बदले में मुझे क्या मिला, बदला। आप बैंक में एफडी में इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख रुपए, अज्यूम करते हैं 6% का ब्याज होगा, तो आपकी ज्यादा नजर मूल पे नहीं होती, आपकी ज्यादा नजर होती है कि वो जो 1 लाख रुपए लगाए उसके बदले में आपको एक्सेस कितने पैसे मिले, 6,000 रुपए। मैं कहूंगा वो रिटर्न है। सिमिलरली एज अ इन्वेस्टर, similarly when mutual fund company is investing in somewhere, they are more expected, they are more focused towards how much return they are getting and the simple return, simple। कुछ लोग सीधे होते हैं ना, सिंपल, पार्टी में भी जाएंगे तो एक ही तरह के कपड़े पहन जाएंगे, कुछ ज्यादा ताम धाम नहीं, आराम से रहते हैं। ऐसे ही एक रिटर्न है जिसका नाम है सिंपल रिटर्न। मतलब मैंने पूंजी कितनी लगाई और मुझे कितनी मिली, कब मिली, कितने सालों के बाद मिली, उसको ध्यान में नहीं रखते। कितनी लगाई, कितने लगाए और कितने मिले, मतलब जो मिलेंगे वो तो बाद में मिलेंगे, तो लेटेस्ट वैल्यू कितनी है और बिगिनिंग की वैल्यू कितनी है, चेक करिए। मैंने लिखा है बेटे टोटल रिटर्न। सिंपल रिटर्न का दूसरा नाम है टोटल रिटर्न। दिस रिटर्न टेल्स एन इन्वेस्टर दैट हाउ मच ही गॉट बैक फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट। मर्जी है यार, देखो दुनिया, चिड़ियाघर कभी गए हो, अलग अलग तरह के जानवर होते हैं ना, आप में से भी सारे चिड़ियाघर से आए, कुछ लिख रहे हैं, कुछ लेट के पढ़ रहे हैं, कुछ, मर्जी है भाई साहब आपकी। मैं तो 101% करा के रहूंगा पूरी एनर्जी के साथ। आगे आपकी श्रद्धा भावना है कि आप कैसे लिख रहे हैं, मेरे हिसाब से तो लिखना चाहिए दिस रिटर्न टेल्स एन इन्वेस्टर दैट हाउ मच ही गॉट बैक इन हिज इन्वेस्टमेंट। टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, समय का ध्यान नहीं रखा जा रहा। 10 साल में कमाए, 15 साल में कमाए, 1 महीने में कमाए। अब आप लॉजिकली बताइए क्या ये सही तरीका है किसी भी स्टॉक को के रिटर्न को निकालने का? मैं कहूंगा बिल्कुल बेकार का तरीका है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने एक स्टॉक में 2 साल लगा दिए, दूसरे स्टॉक में एक व्यक्ति ने 6 महीने लगाए और आपको रिटर्न दोनों को सेम है। तो यू कैन नॉट जज, यू कैन नॉट मेक इट एज अ क्राइटेरिया, नो डाउट, बट इट इज गिवन टू यू इन माय वर्क बुक। सेबी वालों ने कहा है कि भैया ये पता होना चाहिए एटलीस्ट, आप करो या ना करो एक अलग बात है। तो रिटर्न का मतलब हुआ, सिंपल रिटर्न का मतलब हुआ, टोटल रिटर्न का मतलब हुआ कि जैसे आपने 10,000 रुपए आज इन्वेस्ट किए और आपको 1 साल या कुछ पीरियड के बाद या जो भी पीरियड के बाद 12,000 मिल गए, तो मैंने कहा जी लेटर वैल्यू 12,000 माइनस इनिशियल वैल्यू 10,000 अपॉन इनिशियल वैल्यू 10,000 गुणा में 100, तो बेटे 12,000 माइनस 10,000 अपॉन 10,000 इंटू 100, दैट इज 20% इज द रिटर्न। मैं ये कहूंगा बस मुझे 20% रिटर्न मिला, कितने पीरियड मिलेगा मिला ये नहीं बता सकता। अब दिक्कत एक आएगी ना कि आपने म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट करनी है ना, एज ए इन्वेस्टर, तो आपको चेक करना है कि एक्सिस वाले कितना रिटर्न दे रहे हैं, HDFC वाले कितना दे रहे हैं, ICICI वाले कितना दे रहे हैं। अब इन्होंने अगर सिंपल रिटर्न निकाला होगा तो यू कैन नॉट कंपेयर इट। एक गधा है, एक घोड़ा है, एक भेड़ है, एक बकरी है, एक 6th क्लास में, एक 3rd क्लास में। किसी ने इन्वेस्टमेंट 2 महीने की है, मतलब कुछ रिटर्न 2 महीने का निकला, कुछ कर ही नहीं सकते। यू कैन नॉट कंपेयर विद सिंपल रिटर्न। इसलिए एक नया कंसेप्ट आएगा जिसका नाम है एनुअलाइज रिटर्न। सेबी की म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस में चैप्टर 10 में मैं दूसरे रिटर्न की बात कर रहा हूं जो फंडामेंटल एनालिस्ट यूज करेंगे। पहला रिटर्न था सिंपल रिटर्न, टोटल रिटर्न, जो टाइम पीरियड को ध्यान नहीं रखता। बट अगर मैं समय को ध्यान रखूं, क्योंकि समय के हिसाब से ही तो ज्यादा मैं इवेल्युएट कर पाऊंगा, 1 घंटे में इसने कितना काम किया और उसने 1 घंटे में कितना किया, देन ओनली आई कैन कंपेयर द परफॉर्मेंस। मैं कहूंगा जी इसने 1 दिन में किया, उसने 2 घंटे में किया, ये इतना किया, आई कैन नॉट कंपेयर इट। आई कैन कंपेयर द इंटेलिजेंस ऑफ 12th क्लास विद 5th क्लास स्टूडेंट, कैसे कर सकता हूं? मोटा मोटी आप बात समझ पा रहे हैं। इसलिए जन्म हुआ किसका, एनुअलाइज रिटर्न का। बेटे खाली लिखना करना नहीं, आपको लॉजिकली पता होना चाहिए कि व्हाई एनुअलाइज रिटर्न इज देयर। एनुअल का मतलब है 12 महीने। जो रिटर्न आप 12 महीने के लिए कैलकुलेट करते हो उसका नाम है एनुअलाइज रिटर्न। हाँ, आपने इन्वेस्टमेंट 2 महीने के लिए होल्ड की है, कोई बात नहीं, उस व्यक्ति ने 6 महीने के लिए, कोई बात नहीं, हम दोनों को 12-12 महीने में कन्वर्ट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। जो 3rd क्लास की मैथमेटिक्स थी उसी से कर सकते हैं। वैसे फॉर्मूला है, फॉर्मूला बनाने की जरूरत ही नहीं है। अभी देखना आप लिखो ना,
कमर सीधी करो ना मेरे बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट इस समय कंसेप्ट चल रहा है। अभी गाना दिखाऊंगा ना, पहले आप चलो ना बेटे, लिखो एनुअलाइज रिटर्न। दो थे दोस्त, एक ने 6 महीने इन्वेस्ट किया और दूसरे ने 3 महीने इन्वेस्ट किया। जिसने 6 महीने इन्वेस्ट किया उसको 10% मिला, मान के चल रहे हैं, और जिसने 3 महीने किया उसको 4% मिला। बेटे ये 10 और 4 को मैं कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों का बेस अलग अलग है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, और बेस दोनों का है अलग अलग। तो मुझे बेस बराबर करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका और इसका बेस 12 महीने का ले लूंगा, तो मेरा बेस सेम होगा, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, तो फिर मैं कंपेयर कर सकता हूं। जैसे मैंने कहा ये थर्ड क्लास की मैथमेटिक्स है, 6 महीने में अगर 10% की कमाई है तो 12 महीने में कितने की होगी? भाई साहब ये नहीं कर सकते तो आप जहन्नुम में पानी में डूब के मर जाओ। ये तो दूसरी तीसरी क्लास का है, इसमें कोई कॉमर्स नॉन कॉमर्स मैथमेटिक्स नॉन मैथ कोई जरूरत ही नहीं है। इसी तरह से 3 महीने में अगर 4% की कमाई हुई तो भाई साहब 12 महीने में कितने की हुई, क्योंकि एनुअलाइज तो 12 महीने के लिए निकालना है। तो इसका उन्होंने फॉर्मूला बना दिया, फॉर्मूला करना ही नहीं है, आराम से देखिए क्या लिखा है, सिंपल रिटर्न ऑफ द पीरियड इंटू पावर इंटू 365 इंटू 12। मतलब अगर वीक्स में होगा तो 52 से कर देना, डेज में होगा तो 365 में कर देना, मंथ्स में होगा तो 12 से कर देना। अभी वो चक्कर भी छोड़ दो, आप देखो ना नीचे मैंने कितने सिंपल कैलकुलेट करके बताया कि 6 महीने में अगर 10% का रिटर्न है, फॉर्मूला वही बनेगा। तो आप बताइए जी 12 महीने में कितना होगा, 12 इंटू 10 अपॉन 6, ये भाई साहब 20% आ गया आराम से, कुछ मुश्किल है ही नहीं। इसी तरह से अगर आप नीचे देखें 3 महीने में 4% की कमाई की तो 12 महीने में कितने की कमाई होगी, रिटर्न कितना होगा, मैं कर सकता हूं ना बेटे। आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी, आप देखो नाउ आई कैन कंपेयर 20% विद 16% बिकॉज बोथ आर एनुअलाइज, दोनों गधे गधे हैं, पहले नहीं कर सकता था। इसका मतलब सिंपल रिटर्न से ज्यादा बेटर है एनुअलाइज रिटर्न। गेटिंग माय पॉइंट? अभी आ रहा हूं स्लाइड में, पहले रिटर्न खत्म तो हो जाने दो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको एक बात ये बताई थी कि म्यूचुअल फंड में इनिशियल ऑफर एनएफओ जैसे ही खत्म हो जाता है उसके 5 वर्किंग डेज के बाद यूनिट्स अलॉट होते हैं और दोबारा से स्कीम रीओपन हो जाती है, आप डायरेक्टली रीपरचेज भी कर सकते हो। अच्छा आपने रीपरचेज किए कुछ यूनिट्स, फिर आपको पैसे की जरूरत थी इन्वेस्टर को, उसने कुछ रिडीम कर दिए। अच्छा फिर म्यूचुअल फंड कंपनी ने डिविडेंड दे दिया और आपने डिविडेंड पे आउट रेशो ली हुई है, इनकम डिविडेंड ग्रोथ कैपिटल विड्रॉल प्लान। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? सिंपल सी बात बताना बेटे, ऐसा ही होता है। इन्वेस्टर्स कई बार नए यूनिट्स लेंगे, कई बार बेच देंगे, कई बार ये करेंगे, कई बार वो करेंगे। इसका मतलब अलग 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 तरह के हादसे, अलग अलग तरह की ट्रांजैक्शंस होंगी। तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा रिटर्न कैलकुलेट करना, क्योंकि कुछ पैसे तो 6 महीने के लिए थे, कुछ पैसे 8 महीने के लिए, कुछ पैसे 1 महीने के लिए पड़े हैं, कुछ पैसे 12। इट मींस इट इज नॉट बेटर टू कैलकुलेट इवन एनुअलाइज्ड, क्योंकि एनुअलाइज रिटर्न कैलकुलेट करते समय मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि ये पैसे पूरे 12 महीने रहे, इससे ना ज्यादा आए ना कम आए। बट रियलिटी में तो बेटे ऊपर नीचे होता है। इसलिए एक नया रिटर्न जो मैं बताने जा रहा हूं, अभी मैं आपको इन्वेस्टर खोज में जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि सभी म्यूचुअल फंड कंपनीज ने CAGR रिटर्न कैलकुलेट करके दिखाया हुआ। आइए ना मैं दिखाई देता हूं बेटा, आप मन छोटा करते हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये लो बेटा, ये लो, मैंने आपके लिए investorkhoj.com निकाल दी है। आप देखिए ना, ये आपके लिए स्कीम है ना, मैंने इसके फॉन्ट भी बड़े कर दिए हैं, और लो, ये लो बेटा, ये लो। अब आप चेक करोगे तो इन सभी ने ग्रोथ CAGR कैलकुलेट किया। They have not calculated simple return, they have not calculated annualized return, rather they have calculated compounded annual growth rate, my dear friends. CAGR, it is the best way to calculate the performance or to calculate the return of any mutual fund company, because there can be purchases, there can be repurchases, there can be redemptions, there can be sale, कुछ भी हो सकता है यार। डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड जा रहा है, रिडीम कर रहे हो, सेल कर रहे हो, ये हो रहा है, वैसे हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं आज चाहता हूं कि आप सभी पता क्या करें, इन्वेस्टर खोज में जाएं, अलग अलग कंपनीज के रिटर्न्स को चेक करें, और आप चेक करेंगे तो देखेंगे कि CAGR बार बार कैलकुलेट किया। व्हाई दे हैव कैलकुलेटेड CAGR, ये देखिए ना, ये देखिए इन्होंने जो रिटर्न दिया है
all this is compounded annual growth rate. All this return analysis is compounded annual growth rate, because compounded interest growth rate is the best way, best way to calculate the return of a entity of a mutual fund. तो आइए जी, मैं एक छोटी सी बात कहकर आज रिटर्न की बात कंप्लीट कर दूंगा. आप लिखिए जी, आप लिखिए कंपाउंडेड रेट ऑफ ग्रोथ, CAGR. इसका पहले रीजन लिखेंगे कि ये इसका फायदा क्या है, क्योंकि इसके ऊपर MCQ क्वेश्चन आएगा. तो आपको अगर लॉजिक पता होगा तो आप आराम से वो क्वेश्चन कर पाएंगे. एज द टाइम पीरियड ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इन्वेस्टर्स. हर इन्वेस्टर के लिए टाइम पीरियड डिफरेंट होता है. कोई रीपरचेज कर रहा है, कोई रिडीम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. इसलिए देयर कैन बी रिडेम्पशन, dividend reinvestment also, dividend payout also. So there can be different types of varieties, So because of these limitations, annual return will not be a good measure to calculate the return. Annual return से आप सब कुछ नहीं कर सकते. ऐसा समझ लीजिए जी, सबसे बेस्ट CAGR है कैलकुलेट करना, अगर आपको बाकी चीजें नहीं भी समझनी. ऑल्सो सम ऑफ द रीपर्चेजेस रिडेम्पशन कैन बी देयर, सो इट इज बेटर टू कैलकुलेट CAGR. अब CAGR कैसे निकालते हैं? बड़ा सिंपल है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट निकालते हैं. मतलब आप ये बताओ ना, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट. जैसे आपने 1 लाख रुपए की FD ली, आपको 10,000 का इंटरेस्ट मिला, आपने कहा वो 10,000 भी रीइन्वेस्ट कर देना, उसके ऊपर भी कमाई करना, तो दैट इज कंपाउंडेड. तो मैंने लिखा हुआ है व्हेन इंटरेस्ट आल्सो गेट्स कंपाउंडेड, दैट इज कंपाउंडेड. जैसे आपने FD ली 1 लाख रुपए की और इंटरेस्ट मिला 1,000 रुपए का पहले साल, दूसरे साल आपको कितने का मिलेगा? 1,200 रुपए का. क्यों? 1,100 रुपए का. क्यों? क्योंकि 10,000 प्लस 1,000, 11,000 जमा हो गए. 11,000 के ऊपर 10%, 1,100 रुपए. एक फॉर्मूला है, करना नहीं है, आप खाली लिख लो. कैलकुलेशंस नहीं आएंगी आपके पेपर में, घबराना नहीं है, मन छोटा नहीं करना है. सब कुछ कैलकुलेट करके दिया होगा. आपको पता तो होना चाहिए कि CAGR होता कैसे और उसका फॉर्मूला क्या है यार. लेटर वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू रेज़ टू पावर 1 अपॉन n माइनस 1. n का मतलब है नंबर ऑफ पीरियड्स ऑफ कंपाउंडिंग. ठीक है जी, ठीक है सर. आइए, मैं इस समय आपको ये कहना चाहता हूं कि म्यूचुअल फंड कंपनीज हर बार जो भी रिटर्न निकालती हैं, दैट इज CAGR. आई हैव जस्ट शोन यू फ्रॉम एडवाइजर कोच. कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, यही सबसे बेस्ट है, इसी को करना चाहिए. त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव. आइए, मैं रिटर्न की अपनी PPT लेकर चलूं. मैं चाहता तो यहां से कंप्लीट कर सकता था, लेकिन मेरी आत्मा मेरे को धिक्कारती. भूपेश आनंद ये क्या कर रहा है? सिंपल रिटर्न, लेटर वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. I think we have already seen, and in this example 25% is there, but this is not the best. Then I have told you what I mean by annualized return. When I say annualized, जब मैं annualized बोलता हूं तो वो 12 महीने के लिए होती है, ये बात हमें पता है. फिर मैंने कहा annualized के भी बड़े पापा, compounded return is the best. अच्छा, compounded return का मतलब क्या? मूल के ऊपर जो सूद मिला उसके ऊपर भी सूद मिलेगा. That is compounded interest. That is not simple interest. एक होता है simple interest, एक होता है compounded interest. बेटा वो मैंने लिखने की कोशिश की और फिर आपको दिखाया what I mean by compounded annual growth rate. It is the rate of return that would be required an investment to grow from its initial value to the value, assuming that profits were reinvested each year of this. अब मैं धीरे धीरे आगे चल रहा हूं और रिस्क की बातें करूंगा कि आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था रिस्क क्या होता है. We have seen general risk factors, we have seen specific risk factors, we have seen so many risks, we have seen total risk, we have seen systematic risk, we have seen unsystematic risk. फिर मैंने कहा था स्टैंडर्ड डिवीजन. तो आज मैं वो टूल्स बताऊंगा जो आपको पता होने चाहिए. कैलकुलेट नहीं करेंगे, स्टैटिस्टिक्स में नहीं जाएंगे, आप घबराना मत, मन छोटा मत करना यार. भूपेश आनंद के होते होते मैं बताऊंगा ना आपको, आप क्यों टेंशन लेते हो यार. आपको अब, बिकॉज इस चैप्टर का नाम ही क्या है? रिस्क, रिटर्न एंड परफॉर्मेंस मेजर्स.
आपको मैंने रिटर्न की कैलकुलेशंस बताई, रिस्क भी बताया, फंडामेंटल एनालिसिस बताया, टेक्निकल बताया। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि जो फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, जो म्यूचुअल फंड कंपनी की टीम में, रिसर्च टीम में वो बैठे होते हैं, दोस पीपल, हाउ दे कैलकुलेट द रिस्क, What are the tools with the help of they calculate the risk? Standard deviation एक बड़ा अच्छा टूल है जो आपने थर्ड फोर्थ फिफ्थ कहीं ना कहीं सुना होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब एक बेंचमार्क बना देंगे। आपने देखा आपके स्कूल में कुछ बच्चों को मॉनिटर बना दिया जाता था, कुछ बच्चों को हेड बॉय बना देते थे। अब हेड बॉय एक बेंचमार्क हो गया। आप हेड बॉय से कंपेयर करोगे, आप हेड गर्ल से कंपेयर करोगे, आपका कंपैरिजन प्रीफेक्ट से होगा। इसका मतलब हम देखते हैं कि हेड बॉय उस बच्चे को बनाएंगे जिसके साथ कंपैरिजन हो पाए, जिसके अंदर पढ़ाई अच्छी हो, लिखाई अच्छी हो, खेलकूद में अच्छा हो, जिसका बिहेवियर अच्छा हो, क्योंकि वो स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही स्टॉक एक्सचेंजेस ने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने सारी कंपनीज को देखा और उनमें से कहा कि हम अच्छी अच्छी कंपनीज को हेड बॉय बनाएंगे, और ऐसे 30 कंपनीज को चुन लिया और उसका इंडेक्स बना दिया। मैं कहूंगा ये बेंचमार्क है कि भैया 30 लोग, ये 30 कंपनीज, ये 30 लार्ज कैप कंपनीज कैसा बिहेव करती हैं अगर बीजेपी की गवर्नमेंट दोबारा आ जाती है या कोई भी मूवमेंट होता है तो इनका बिहेवियर कैसा होता होगा। ऐसा ही बिहेवियर बाकी कंपनीज का होगा, क्योंकि दीज आर द बेंचमार्क्स। ये जैसा करेंगी बाकी सब कंपनीज भी वैसा ही करेंगी। आपने कभी भेड़ को देखा? भेड़ को, बेटे भेड़ को देखे ना तो भेड़ का दिमाग नहीं होता। एक भेड़ को पकड़ के 500 भेड़ एक व्यक्ति मैनेज कर सकता है पहाड़ों में। तो क्या करता है, एक भेड़ का कान पकड़ के थोड़ा आगे ले जाएगा, बाकी सारी 499 भेड़ें उसी को फॉलो करेंगी। इसका मतलब बेंचमार्क को ही बाकी सब फॉलो करेंगे। तो बेंचमार्क कौन बनाएगा? स्टॉक मार्केट्स बनाएंगी। बेंचमार्क क्या होते हैं? जिसमें कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, जैसे निफ्टी 50 ऐसे कंपनियां चुन ली जो रिएक्ट करेंगे, तो हमने कहा ये हमारा बेंचमार्क है। अच्छा, कई बार क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बेंचमार्क बना देती हैं, कई बार स्टॉक एक्सचेंज बना देती है। अभी देखेंगे यार, आप टेंशन मत लो। आओ आओ, मैं कहता हूं जी, पहले आप थोड़ा सा लिख लो यार। छोड़ो ना यार, घबराओ नहीं ना बेटे, मैं हूं ना। आप क्यों टेंशन लेते हो बेटे? मैं हूं बेटे, क्यों घबरा रहे हो? आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी, ऊपर हेडिंग लिखो जी, मेजर्स ऑफ रिस्क। मतलब रिस्क हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे किसी का ब्लड प्रेशर चेक करना है तो हम देखेंगे उसका लो कितना हो गया और हाई कितना हो गया। बार बार लो हो जाता है, बार बार हाई हो जाता है। शुगर लेवल बार बार लो हो जाती है, बार बार हाई हो जाती है, तो रिस्की है। अगर किसी की शुगर इतनी ज्यादा लो या हाई नहीं हो रही तो ज्यादा रिस्की नहीं है। एक लड़के की और एक लड़की की शादी होने वाली है, अभी कोर्टशिप पीरियड चल रहा है, तो उनको कहते हैं भैया मिलो, मैकडॉनल्ड्स में जाके बातें बातें करो। अल्टीमेटली वो रिस्क कैलकुलेट करने की बातें होती हैं कि जब लड़की उससे बात करती है, लड़का बात करता है, तो देखता है कि पिछली मीटिंग में हमने क्या डिस्कस किया था या पिछले फोन में क्या डिस्कस हुआ था, क्या इसकी बातों में कोई ज्यादा वेरिएशन तो नहीं है। कभी कहता है कि मैं ये नहीं करूंगा, कभी कहता है मैं ये करूंगा। इसका मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि उस लड़के से मैरिज करने में ज्यादा रिस्क है, जिसमें डेविएशन ज्यादा होता है, जिसकी थॉट्स में वेरिएशन ज्यादा होती है, जिसके रिटर्न में ज्यादा दिक्कत आती है। जैसे कभी कभी तो हमने इतने खुश हो गए कि हमने कहा जी 200% का रिटर्न आ गया, और कभी कभी इतने नाराज हुए कि 10% का लॉस रिटर्न आ गया, नेगेटिव रिटर्न आ गया। बेटा ये गलत है। तो आप लिखें मेजर्स ऑफ रिस्क, लिखें, और सबसे पहले लिखें टोटल रिस्क। यहां लिखेंगे जो टोटल रिस्क। टोटल रिस्क का मतलब है कि सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क। एक कुछ ऐसा रिस्क होता है जो एक सिस्टम के साथ रिलेट करता है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, लेक्चर 2 में, विच इज नॉन डाइवर्सिफाइबल, जो होगा। जैसे मैंने कोविड का एग्जांपल दिया था, टाइटैनिक शिप का एग्जांपल दिया था। कुछ ऐसा रिस्क होता है विच कैन बी कंट्रोल्ड और विच कैन बी मिनिमाइज विद, जैसे आपके पास 10,000 रुपए कैश है, आप एक ही पॉकेट में रखोगे तो चोरी हो सकते हैं, तो आप क्या करोगे? आप पूरी 10, 12, 15, 20 जगह अपने पैसे फैला दोगे, है ना। कुछ सॉक्स में रख दोगे, कुछ आगे, कुछ पीछे, कुछ, मतलब आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कहाँ रखें। लेकिन आपने अपना रिस्क तो मिनिमाइज कर दिया। इसको बोलते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क। स्पेसिफिक रिस्क
स्पेसिफिक प्लस मार्केट रिस्क को जोड़ दें तो उसका बोलते हैं टोटल रिस्क। और बेटे सिस्टमैटिक रिस्क को एक टूल की हेल्प से निकाल सकते हैं जिसका नाम है बीटा, अभी बताऊंगा। तो लिखिए जी, टोटल रिस्क कैन बी कैलकुलेटेड बाय अ टूल। अभी मैं टोटल रिस्क की बात कर रहा हूं। टोटल रिस्क मींस सिस्टमैटिक प्लस अनसिस्टमैटिक, इन दोनों को जोड़ दें। भाई आप स्टॉक म्यूचुअल फंड कंपनीज अगर इन्वेस्ट कर रही हैं स्टॉक्स में तो दो तरह के रिस्क हो सकते हैं। क्या पता पूरी एक भगवान ना करे कोई दूसरा वायरस आ गया तो सारी कंपनीज डूबेंगी। एक तो ये हो गया सिस्टमैटिक रिस्क। और ऐसा भी हो सकता है कि म्यूचुअल फंड ने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया उसका मैनेजिंग डायरेक्टर ही डेथ हो गई, उसकी सुसाइड कर लिया उसने, उसी कंपनी में दिक्कत आई। तो मैंने कहा सिस्टमैटिक प्लस अनसिस्टमैटिक मिलाकर होता है टोटल रिस्क। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक टूल का इस्तेमाल होता है जिसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। आप सब लिखे बेटे, पेपर में आएगा, क्वेश्चन आता है एमसीक्यू बार बार। टोटल रिस्क कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ अ टूल नेम्ड एज स्टैंडर्ड डेविएशन। आपने किया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड का मतलब है, डेविएशन का मतलब है कि आप सेंट्रल वैल्यू से कितनी दूर हैं। सेंट्रल का मतलब क्या होता है? एवरेज। एवरेज यहां पर हम कैलकुलेट करें रिटर्न। हम ये कहते हैं कि एवरेज रिटर्न आपका 12% आना चाहिए। अच्छा, कई बार आपको 25 आ जाता है, कई बार 2% आता है। इसका मतलब जितनी ज्यादा डेविएशन है एवरेज से, जैसे ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर एक होना चाहिए 80-110 मान लेते हैं। तो अगर आप 80 से 110 के बीच में हैं तो ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, कोई रिस्क नहीं है। बट कभी कभी तो 60 हो जाता है, कभी कभी 170, 80, 90, 200 पे चला जाता है। इसका मतलब आपको रिस्क ज्यादा है। इसका मतलब जब स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट करते हैं तो हम सेंट्रल वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं। जैसे बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री है, अच्छा कभी कभी 105 हो जाता है, कभी कभी 97 हो जाता है, गलत है। हायर द वेरिएशन का मतलब है हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन। और बेटे वेरिएशन हमेशा एवरेज से निकाला जाता। तो आप लिखिए, मैंने यहां पे लिखा नॉर्मल कर्व। मैंने लिखा मान लेते हैं 10% का एवरेज है ना, 10% का एवरेज है और कभी कभी 15% हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, 10 और 15 के बीच में दूरियां निकालूंगा। दूरियां नजदीकियों में बदली, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। या फॉर्मूला यूज कर लीजिए, लॉजिक समझ लीजिए, कुछ भी नहीं समझना, इतना तो समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से आप टोटल रिस्क निकाल सकते हैं। इसका नाम तो याद रहेगा, ठीक है सर। इट इंप्लाइज, मैंने कहा 10% का रिटर्न है ना, और इसका 15% का मान लेते हैं रिस्क है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन 15% की मान लेते हैं, आपको आती है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं। रिटर्न 10% का है, रिस्क 15% का है। मैं कह रहा हूं इट इंप्लाइज 10% रिटर्न हैज कम विद 15% रिस्क इन फ्यूचर। मतलब रिस्क जो है फ्यूचर में होगा। आपको ये 10% का रिटर्न मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ 15% का रिटर्न आपको भविष्य में मिलने वाला है। अब आप चेक करिए, मैंने एक आपके लिए रेंज कैलकुलेट किया है कि भाई 10% का एवरेज है, एवरेज रिटर्न 10% का है। 15%, या तो 15 कम होगा या 15 ज्यादा होगा। एक बार 15 को ऐड कर दीजिए, मतलब एवरेज में एक बार ऐड कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए, तो आपके पास रेंज आ जाएगी -5 से 25% तक। -5 से 25% तक एक रेंज आ गई कि भैया आपका रिटर्न -5 से 25 के बीच में रहने वाला है, -5 to 25 तक ही रहने वाला है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो आई कैन कैलकुलेट द रेंज विद हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एवरेज। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है स्टैंडर्ड से, एवरेज से दूर, ठीक है सर। स्टैंडर्ड डेविएशन का टूल समझ आ गया। अच्छा, रेंज निकालना जरा इसकी, आपको क्वेश्चन आएगा पेपर में। एवरेज रिटर्न 10% है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5% है मान लेते हैं, तो आपका रेंज कितना होगा? एक बार माइनस कर दो स्टैंडर्ड डेविएशन को, एक बार ऐड कर दो, तो 10 - 5 5%, 10 + 5 15। बेटा रेंज आ गई 5 से 15। मुश्किल है ही नहीं। वो तो आप सोच रहे हो कि आप नॉन कॉमर्स से हो, आपको पता, आप सोच रहे हो आप मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स का यूज ही नहीं है, कॉमन सेंस है। रिटर्न रिस्क कैलकुलेट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की बातें कर रहे हैं, पेपर में बार बार आ रहा है। अब है क्या कि स्टैंडर्ड डेविएशन में हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, सिग्मा डेविएशन पीडी स्क्वायर अपॉन सिग्मा पी अंडर द रूट। अब जब हम किसी चीज को छोटा कर लेते हैं ना तो बहुत छोटी हो जाती है यार वो। जैसे आपने देखा प्याज का छिलका,
आपने अपने स्कूल में देखा होगा, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे से देखें तो उसमें बड़े बड़े सेल्स दिखते हैं जो नॉर्मल आंखों से नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो होते इतने छोटे हैं कि नॉर्मल आंखों से दिख ही नहीं सकते, तो मुझे माइक्रोस्कोप की नजर से देखना पड़ेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन अभी आपको कैलकुलेट करना नहीं आता, आएगा भी नहीं, करना भी नहीं है। मैं जस्ट कह रहा हूं स्टैंडर्ड डेविएशन में हम स्क्वायर रूट करते हैं। जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो उसको आधा कर देते हैं, तो उसका साइज और छोटा हो जाता है, जबकि हमें उसको बड़ा करना है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? उसको बड़ा मतलब बड़ा करके देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर कर दें। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर कर देंगे तो उसको वेरिएंस बोलते हैं। तो आप देखिए जी लिखा हुआ है, वेरिएंस इज अ मेजर ऑफ रिस्क एंड इज रेलेवेंट फॉर। अच्छा, वेरिएंस भी एक मेजर है रिस्क का। वेरिएंस एक बड़ा वे है ना, एक राक्षस छोटा है, एक राक्षस बड़ा है। छोटा राक्षस का नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि उसकी स्क्वायर रूट कर दिया है। इसको होल स्क्वायर कर दें तो वेरिएंस आ जाएगा। देखिए क्या लिखा है, वेरिएंस इज अ मेजर ऑफ रिस्क एंड इज रेलेवेंट फॉर डेट एंड इक्विटी स्कीम्स। इट मींस एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, एज अ म्यूचुअल फंड कंपनी, एज अ एएमसी, एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट, जब भी आप रिस्क निकालोगे डेट स्कीम्स का या इक्विटी का, तो वेरिएंस की मदद से भी निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से भी निकाल सकते हैं। वेरिएंस खाली मैंने कहा इट इज होल स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, बस। बेटा इतना बोल के एनर्जी लगती है, मैं कितना बोलता हूँ, कितने सारे एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँ, समझा पाऊँ। मैं चाहता तो बेटा यहां से सीधा आपको मैं कराता और चैप्टर क्लोज भी हो सकता था, क्योंकि मैंने तो लेक्चर ऐसे ही डालने, आप कुछ बोलने वाले थोड़ी थे। नहीं यार, जब प्यार किया है तो यार पूरा करना है ना यार। अधूरा प्यार क्या मतलब है? फॉर्मेलिटी थोड़ी निभाने के लिए मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूं। वेरियस का मैंने स्लाइड बनाई हुई है, स्टैंडर्ड डेविएशन की स्लाइड प्रिपेयर की हुई है, आप देखो ना। अभी बीटा की बातें करूंगा, अभी मॉडिफाइड ड्यूरेशन की बातें करूंगा। पेपर में बार बार आ रहा है बीटा, बार बार आ रहा है मॉडिफाइड ड्यूरेशन, बार बार आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, बार बार आ रहा है वेरिएंस। एक फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ी रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं लेक्चर्स। आपको लग रहा है मैं फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा हूं? बेटे पूरी एनर्जी के साथ कर रहा हूं कि आपको समझ आए। मैंने कहा रिस्क को कैलकुलेट करने के 4 तरह के तरीके हैं। पहला स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरा वेरिएंस, तीसरा बीटा। बीटा होगा सिस्टमैटिक रिस्क को निकालने के लिए, ये तो हो गया बेटा इक्विटी के लिए। अभी चौथा भी बताऊंगा, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, जो बॉन्ड या डिबेंचर्स के केस में निकलता है ना। आओ आओ जी, एक छोटी सी बात लिखकर चलिए। आप पहले थोड़ा सा गाना ही देख लो, आप पता नहीं क्या मन छोटा कर लेते ना, मुझे अच्छा नहीं लगता बेटे। लो आपके लिए मैंने गाना बड़ा प्यारा सा निकाला हुआ है, आओ आओ जी। दिख रहा है? दिख गया? गौर कितनों पे गौर करोगे यार? आप बस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए पढ़ाई करो, इन्वेस्टर से बातें करो, क्लाइंट से बातें करो, अपना कार्ड बनवाओ और करना। आज लोगों की बारी, आज लोगों की बारी है यार। तो कहें कह लेने दे, जो मर्जी कहना दो उनको यार। तेरा भी दिन आएगा, उस दिन हिसाब चुका, फिर चुका देना हिसाब। अभी मेहनत करो, जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल वैसे करो। आओ एक दो छोटी छोटी बातें लिखकर हम कुछ आगे चलने वाले हैं। आइए जी, आइए आइए, मैंने लिख दिया जी नेक्स्ट टूल है बीटा। अभी मैंने कहा था ना, टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क। टोटल रिस्क कैन बी कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस इज होल स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। बट अनसिस्टमैटिक रिस्क को जो है हम मिनिमाइज कर सकते हैं। डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। मैंने कहा था 10,000 रुपए हैं, एक साथ एक पॉकेट में मत रखो, आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा। इसका मतलब एक ही रिस्क रह गया, क्योंकि इसको तो मिनिमाइज कर सकते हैं, उसका नाम है सिस्टमैटिक रिस्क। अच्छा, सिस्टमैटिक रिस्क को निकालने का एक तरीका है, उसका टूल है, उसका नाम है बीटा। इतना पता होना चाहिए बस। बीटा का फॉर्मूला क्या है नहीं पता होना चाहिए, बीटा को कैसे कैलकुलेट करते हैं नहीं पता होना चाहिए। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि बीटा की मोहब्बत सिस्टमैटिक रिस्क के साथ है, बीटा की मोहब्बत नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क के साथ है। तो आप लिखिए जी बीटा 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 बीटा। अब बेटा स्टॉक दो तरह के हो सकते हैं, जैसे अदानी शेयर की बात मैं बार बार करता हूं।
अब मार्केट 10% से बढ़ी, लेकिन अदानी 20% से बढ़ गया, अदानी के शेयर्स। मार्केट 5% से कम हुई, अदानी के शेयर 10% से कम हो गए। इसका मतलब अदानी के अंदर सिस्टमैटिक रिस्क बहुत ज्यादा है। इसके थोड़े हिलने से बहुत हिल जाता है, मतलब मार्केट के थोड़े हिलने से ये ज्यादा हिल जाता है। इसका मतलब ये अदानी कंपनी के जो शेयर्स हैं, इसका जो सिस्टमैटिक रिस्क है, इसका जो बीटा है, हाई बीटा है। अच्छा एक चीज बताओ, मार्केट जो मैं कह रहा हूं बेस है उसका एक ले लिया बीटा, मार्केट बीटा को हम एक मान लेते हैं, क्योंकि आप किसी के साथ कंपेयर करोगे, जब कुछ नहीं पता होता तो 100 ले लेते हैं कि कोई भी चीज, बचपन में 100 लेते थे या एक ले लेते थे। मैंने कहा जी बीटा ऑफ मार्केट इज 1, एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा बार बार। मैं फिर रिपीट करता हूं, बीटा ऑफ इंडेक्स इज 1, बीटा ऑफ मार्केट इज 1, क्योंकि उसी के साथ तो कंपेयर करना है। तो अगर किसी कंपनी का बीटा जो आपको कैलकुलेट नहीं करना, अगर अदानी का बीटा 2 है तो मैं कहूंगा अदानी हाई बीटा स्टॉक है, और अगर अदानी का बीटा 1 से कम है, 0.8 है, तो मैं कहूंगा अदानी का बीटा लो बीटा स्टॉक है। इट मींस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बीटास, हाई बीटा स्टॉक एंड लो बीटा स्टॉक, हाई बीटा स्टॉक एंड लो बीटा स्टॉक। आई थिंक आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं। मैं ऊपर आ गया जी, हेडिंग में ऊपर लिखा मैंने बीटा, इट इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। इसको मैंने डिवाइड किया, हाई बीटा स्टॉक, लो बीटा स्टॉक। इफ इंडेक्स इंक्रीजेस बाय 10%, अदानी शेयर इंक्रीजेस बाय 20%, अज्यूम करते हैं, एंड इफ इंडेक्स डिक्रीजेस बाय 6%, अदानी शेयर्स विल डिक्रीज बाय 12%। इसका मतलब अदानी का जो शेयर है उसका जो बीटा है हाई है, 2 है, 2, 6 × 2 12, 10 × 2 20। तो मैंने नीचे लिखा है, यहां पे लिखा है, यहां पे लिखा है स्टॉक्स विच आर फास्टर देन मार्केट मूवमेंट्स, मतलब मार्केट की मूवमेंट से जो जल्दी जल्दी ज्यादा मूव करते हैं वो बड़े हाइपर एक्टिव लोग होते हैं, इसलिए उसमें रिस्क बहुत होता है, तो आपको बच के रहना है। बट अगर फंड मैनेजर ज्यादा ये वाले स्टॉकों को रखता है तो मैं कहूंगा ये फंड मैनेजर एग्रेसिव है, ये रिस्क लवर है, क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा है। तो लिखेंगे जी मार्केट बीटा 1, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, मार्केट बीटा इज 1। अदानी का स्टॉक मैंने अभी ऊपर एग्जांपल दिया 10 20 6 12 2 का है, उसका बीटा 2 है, तो मैंने कहा अदानी का जो स्टॉक है वो हाई बीटा स्टॉक है। अगर किसी स्कीम का, अब म्यूचुअल फंड स्कीम की बात करते हैं, कि आपको ये चेक करना है कि ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम है ये हाई बीटा वाली है, एग्रेसिव फंड मैनेजर्स हैं या कंजर्वेटिव फंड मैनेजर्स हैं। अगर उस स्कीम का बीटा 1 से ज्यादा है तो मैं कहूंगा ये जो फंड मैनेजर्स हैं दे आर वेरी मच एग्रेसिव, दे आर रेडी टू टेक द रिस्क, दे आर रिस्क लवर्स, एंड इफ यू आर आल्सो रेडी टू टेक रिस्क यू कैन बाय दैट स्कीम। एज ए इन्वेस्टर आप भी तो रिस्क लवर हो सकते हैं, आप रिस्क एलर्जिक हो सकते हैं, आप रिस्क मॉडरेट हो सकते हैं, हम सबके अलग अलग तरह के बिहेवियर्स हैं। अब डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बिहेवियर अच्छा लगता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए बीटा क्या है, कैलकुलेशन में मत जाइए। हाई बीटा और लो बीटा तो पता होना चाहिए। लो बीटा का मतलब क्या है, 1 से कम, मतलब ऐसे कंपनीज, ऐसे फंड मैनेजर्स जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो वो कंजर्वेटिव होते हैं। अच्छा, क्योंकि वो कंजर्वेटिव होते हैं तो आपको एक आइडिया लग सकता है कि ऐसी कौन सी कंपनीज हैं। अगर आप भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपको म्यूचुअल फंड स्कीम्स वो नहीं लेना चाहिए जहां पर लो बीटा है। बेटे बड़े सारे क्वेश्चंस आपके आज हो जाने हैं। लास्ट पॉइंट की तरफ मैं बढ़ रहा हूं और उसके बाद फिर मैं पीपीटीज में आऊंगा, वर्कबुक में आऊंगा। 2-3 मिनट की क्लास रहेगी, ज्यादा है ही नहीं। मैंने जो भी अभी तक बताया, टोटल रिस्क, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, बीटा, ये शेयर्स के लिए बताया, इक्विटी के लिए, बॉन्ड के लिए नहीं बताया। बॉन्ड का रिस्क कैलकुलेट करने के लिए हम मॉडिफाइड ड्यूरेशन का इस्तेमाल करते हैं। पहले लिख लें फिर मैं समझाऊंगा, बड़ा इजी है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। इन केस ऑफ बॉन्ड्स और डेट रिस्क इज मेजर्ड बाय मॉडिफाइड ड्यूरेशन। कैलकुलेट करना नहीं आएगा, करना भी नहीं है, बस इतना याद रखना है, इतना समझना है कि इक्विटी के केस में रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन से, वेरिएंस से, बीटा से आता है। बॉन्ड के केस में, डिबेंचर के केस में रिस्क मॉडिफाइड ड्यूरेशन से निकल सकता है।
ठीक है सर. Modified duration means the sensitivity of the portfolio towards the change in the interest rate. मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट रेट अगर ऊपर नीचे हो जाए तो बॉन्ड का जो प्राइस है वो भी ऊपर नीचे हो जाता है. अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो बॉन्ड का प्राइस नीचे आ जाएगा. 10,000 बार बोल चुका हूं. अब अगर ये 1% से बदला तो प्राइस 1 से बहुत ज्यादा बदल गया, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा रिस्की बॉन्ड है यार. हल्के से चेंज होने से ये इतना ज्यादा बदल रहा है. I can find out that this bond is more risky. It means जिसका modified duration ज्यादा होगा वो ज्यादा रिस्की होगा. क्यों? क्योंकि एक छोटे से यूनिट में चेंज आने के बाद इंटरेस्ट रेट के बॉन्ड प्राइस बहुत जल्दी ऊपर नीचे हो रहा है. तो मैंने लिखा है modified duration measures the sensitivity of the portfolio towards the change in interest rate. Higher the modified duration, high will be the risk. जितनी modified duration ज्यादा होगी, मतलब आप ये बताइए ना, किसी का 10 है किसी का 12 है, 1% चेंज होने में 10% बदलेगा और 12, तो जो 12 बदलेगा वो ज्यादा रिस्की होगा. ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया आपने बताया. एक चीज और बता दीजिए तो अच्छा लगेगा. जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, इफ modified duration is 5 years, मान लेते हैं, it means if interest rate increases by 5%, then bond will decreases by 1%, then bond will decreases by 5%. We know that interest rate and bond price have the indirect relationship. बेटा ये लिख लो, यही क्वेश्चन आएगा पेपर में. मैंने पेपर वाला ही चीज यहां लिख दी. इसी तरह के आएंगे. आइए जी, आइए मैं चल पड़ा जी. मेजर्स ऑफ रिस्क में आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस वेरिएंस, आई हैव डिस्कस स्टैंडर्ड डिविएशन, and I have also discussed what I mean by modified duration. I have discussed beta, मैंने आपको बीटा भी बताया, और मैंने modified duration भी बताया कि what I want to say you in regard to modified duration. Modified duration measures the sensitivity of the value of this in the change in this. Higher the modified duration, high will be the interest rate risk in the debt portfolio. And I have given the example. यार आओ ना, वर्कबुक से भी देख लो, आपको और थोड़ा सा मन में आ जाएगा कि जो मैंने बताया सब ठीक है. आइए बेटे, इसको आप आराम से पढ़ेंगे ना तो आपको सब समझ आएगा. जो भी मैंने अभी तक आपको बताया मुश्किल है ही नहीं, आसान है, कर सकते हैं. सिंपल रिटर्न बताया, इसकी उन्होंने कैलकुलेशन आपको करनी नहीं है, मैंने आपको बता दिया. कंपाउंड इंटरेस्ट बताया, कंपाउंड रिटर्न, एंड देन आई हैव टोल्ड यू कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट. और उसके बाद फिर मैंने आज आपको फिर इसके बाद रिस्क को कैलकुलेशन करने का बताया. रिस्क कैलकुलेट करने के लिए वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर्स. स्टैंडर्ड डिविएशन देखो मैंने आपको बताया. स्टैंडर्ड डिविएशन के बाद हम वेरिएंस निकालते हैं, बीटा निकालते हैं. बस बेटा इतना ही करना है चैप्टर 10 में. पास तो हो ही गए आप अभी तक. ये तो मैंने क्लाइंट को इंप्रेस करने के लिए, आपको ये थोड़ी सी चीजें पता होंगी ना तो ज्यादा इंप्रेस कर पाओगे. मुझे ऐसा लगता है चैप्टर 11 और 12 तो रिवीजन है, ज्यादा बड़े बड़े चैप्टर्स हैं नहीं. करेंगे, क्यों नहीं करेंगे बेटे. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.